हेलो बच्चों, हमारी YouTube क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज जो हम हैं पार्ट नंबर 7 जो हमारे पास में था, तत्वों का सिद्धांत आवृत्ति वर्गीकरण था, उसका अध्ययन करते हैं। उसमें जो हमने कल सबसे पहले ये बात की थी कि जो पदार्थ होता है वह कौन कौन से कणों से प्राप्त होता है, पदार्थ होता है वह क्या होता है। जैसा कि हमने बात की थी कि जो पदार्थ है वह होता है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान का गुण होता हो, जिसके अंतर्गत जड़त्व का गुण होता हो और जो कोई ना कोई स्थान घेरता हो। पदार्थ वह वस्तु होती है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान मतलब मास, और मास मतलब जिसके अंतर्गत कोई ना कोई वजन होता हो। जड़त्व का गुण मैंने आपको बताया था कि गति करने वाली, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु स्थिर है और उसको अपन जब धक्का देते हैं तो वह गति करती है, तो उस गति के गुण को ही जड़त्व कहते हैं। स्थान कहने का मतलब ये था कि कोई ना कोई वस्तु जो इस संसार में उपस्थित है वह अपने आप में कोई ना कोई स्थान घेरती है। तो पदार्थ क्या होती है कि इस संसार में बनने वाली हर वस्तु जो है किसी ना किसी कण से मिलकर के बनी हुई है। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं किसी ना किसी सामग्री से मिलकर के बनी हुई है। उन सभी सामग्रियों को मुख्य रूप से क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। और एक वैज्ञानिक परिभाषा, पदार्थ वह होता है जिसके अंतर्गत द्रव्यमान का गुण होता हो, जड़त्व का गुण होता हो और अपने आप में वह एक स्थान घेरता हो। जैसे कि इस मार्कर पेन की बात करें तो ये जो पेन है ये भी अपने आप एक स्थान घेर रखा है। इस पेन के अंतर्गत भी द्रव्यमान यानी वजन होता है, और ये जो पेन है इसमें जड़त्व, अर्थात जब इस पेन को स्थिर रखा जाए, इसको धक्का दिया जाए बल लगा करके, तो यह भी आगे गति करता है, तो इसमें भी होता है जड़त्व। तो हम कह सकते हैं ये पेन भी क्या एक पदार्थ है। टेबल भी एक पदार्थ होते हैं। इस संसार में मिलने वाली हर वस्तु क्या होती है? पदार्थ होती है। हर वस्तु इस संसार में जिस सामग्री से मिलकर के बनती है उनको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ दो प्रकार की बात की थी, शुद्ध होते हैं, अशुद्ध होते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो हमारा डिस्क्रिप्शन था उसमें सबसे पहले हमने जो बात की थी वो की थी परमाणु की। दोबारा से देख लीजिए कि जो परमाणु होता है वह क्या होता है। देखो, सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे अपने पास में, जो दार्शनिक थे, महर्षि कणाद ने क्या बताया था कि जो पदार्थ होता है अगर उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करें, पदार्थ को यदि छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो आगे जाकर अंत में हमें एक सूक्ष्म कण प्राप्त होगा। और इसी सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु नाम दिया। इसी सूक्ष्म कण को उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु नाम दिया। परमाणु क्या होता है कि पदार्थ जो है अगर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं तो अंत में हमें एक सूक्ष्म कण प्राप्त होता है जिसे परमाणु कहते हैं। यह बात बता दी थी महर्षि कणाद ने। फिर अपने पास में जो अन्य दार्शनिक आए वो थे फकुदा काव्या। क्या बताया उन्होंने कि अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं इनके संयुक्त होने से बनते हैं। जो अलग अलग परमाणु होते हैं, भिन्न भिन्न जो परमाणु हैं इनके संयुक्त रूप से मिलकर के बनते हैं। इसके बाद में हमारे पास में वैज्ञानिक आए डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस। जो डेमोक्रिटस व ल्यूसिपस नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस परमाणु को एटम नाम दिया। इन्होंने इस परमाणु को क्या नाम दिया? एटम नाम दिया, जो कि किससे लिया गया है? एटोमिया से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है अविभाज्य, न काटे जाने वाला, न काटे जाने वाला। देखिए, जो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस नामक वैज्ञानिक थे इन्होंने इस परमाणु को नाम दिया एटम। और एटम जो शब्द है एटोमिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है न काटे जाने वाला, यानी जब अविभाज्य। न काटे जाने वाला मतलब जो अंत में हमें सूक्ष्म कण प्राप्त होता है वह नहीं काटा जा सकता आगे, और अविभाज्य होता है और उसका विभाजन
आगे नहीं किया जा सकता, उसको उन्होंने क्या नाम दिया? परमाणु। तो अंग्रेजी भाषा में जो परमाणु उसको एटम कहते हैं और हिंदी भाषा में इसको क्या कहा जाता है? परमाणु कहा जाता है। फिर इसके बाद में इस परमाणु की व्याख्या को समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिक आए और अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने मत प्रस्तुत किए कि ये परमाणु क्या होता है, परमाणु की व्याख्या जो है कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले अपने पास में हम देख लेते हैं कि जो हमारा सिलेबस है चैप्टर नंबर 7 पार्ट नंबर है, उसके अंदर सबसे पहले जो सिद्धांत था वो था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। कौन सा था? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। दूसरा हमारे पास में था वो था जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। अगला जो हमारे पास में था वो था स्वर्ण पत्र प्रयोग। अगला जो हमारे पास में था वो था नील्स बोर का परमाणु मॉडल। देखो इन चारों ने अपने अलग अलग मत प्रस्तुत किए और जो परमाणु होता है उसके बारे में इन्होंने समझाया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वो क्या कहता है इस परमाणु के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। देखिए डाल्टन एक वैज्ञानिक था, इसी के नाम के आधार पर इसके परमाणु के सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया है। देखिए जो डाल्टन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को दो भागों में विभाजित किया और बताया कि ये जो परमाणु सिद्धांत है इन दो भागों के संयोजन से तैयार होता है। इन्होंने बताया कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वह मुख्यतः द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। उन्होंने बताया कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है वह द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है पहले हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम है वो ये कहता है कि न तो द्रव्यमान को उत्पन्न किया जा सकता है न ही द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत ना तो द्रव्यमान का उत्पन्न होगा न ही द्रव्यमान नष्ट होगा। जो द्रव्यमान उस तत्व का है वही द्रव्यमान उत्पाद का रहता है। जैसे कि पाठ नंबर 6 अभिक्रिया में अपन ने पहले ही पढ़ा था कि तीर के पहले वाला जो भाग होता है वह अभिकारक कहलाता है और तीर के बाद वाला भाग जो होता है उत्पाद कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर हम इन दोनों का द्रव्यमान निकालते हैं। तो क्या जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों की जो द्रव्यमान है वो समान है। तो क्या सही है ये नियम? तो देखिए जो C यानी कार्बन है आवर्त सारणी में जो C है कार्बन वह 6 नंबर पर आता है और इसका जो परमाणु भार है द्रव्यमान वो होता है 12। अब 12 कैसे होता है वो इसी चैप्टर में आपको बताया जाएगा। 12 प्लस ऑक्सीजन जो है 8 नंबर पर आता है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो होता है 16 और 16 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, तो इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है कितना होता है 32। तो 12 प्लस 32 मिलकर के कितना बनाते हैं 44। ये अभिकारक का हमने द्रव्यमान निकाल लिया। अब जो है हम किसका निकालते हैं उत्पाद का। उत्पाद में हमारे पास में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें C का जो द्रव्यमान होता है वह 6 है। परमाणु तत्व क्रम संख्या 6 है इसकी, तो इसका परमाणु द्रव्यमान हो गया 12 प्लस O का होता है 16 8 नंबर पे आता है, इसका होता है 16 मल्टीप्लाई 2 से कितना हो गया 32। 12 प्लस 32 मिलकर कितना हो गया 44। आप देख सकते हैं अभिकारक का जितना द्रव्यमान था उतना ही द्रव्यमान अपने पास में उत्पाद का आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जो द्रव्यमान है वह सुरक्षित रहता है। जितना द्रव्यमान अभिकारक का होता है
उतना ही द्रव्यमान जो है उत्पाद का होता है। ये था द्रव्यमान संरक्षण का। और जो निश्चित अनुपात का नियम था उसमें इन्होंने बताया था कि सदैव अनुपात जो होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत निश्चित होते हैं, जो कई मुख्य रासायनिक अभिक्रियाओं को अभिकृत किया था। सबसे पहले हमने बात की डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वह द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के, जो डाल्टन ने बताए थे। क्या पहला बिंदु क्या है? देखो, जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है इसके अनुसार जो परमाणु होता है, जब इसको आगे विभाजित किया जाता है, जब परमाणु यानी पदार्थ को जब आगे विभाजित किया जाता है तो अंत में सूक्ष्म कण प्राप्त होता है जिसे परमाणु कहते हैं। तो ये बात उन्होंने पहले बता दी थी। उसके बाद उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या बताया कि जो परमाणु होते हैं वह अविभाज्य कण होते हैं। परमाणु होते हैं वो अविभाज्य कण होते हैं, अर्थात इन कणों का विभाजन आगे नहीं किया जा सकता। तीसरी बात उन्होंने क्या बताई कि समान तत्वों के जो परमाणु हैं, समान तत्वों के जो परमाणु हैं उनका परमाणु भार, उनका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वो क्या होते हैं? समान होते हैं। इससे क्या था? उन्होंने कहा जो पॉइंट चौथा बताया वो क्या बताया कि अलग अलग तत्वों के परमाणु भार, अलग अलग तत्वों के परमाणु भार है, आकार है, भौतिक गुणधर्म है, रासायनिक गुणधर्म है, जो अलग अलग होते हैं। ये बात थी जो डाल्टन ने पहले कर दी थी कि परमाणु क्या होता है? पदार्थ को जब छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है तो अंत में एक अणु सूक्ष्म प्राप्त होता है जिसे परमाणु कहते हैं। यह परमाणु अविभाज्य कण होता है। यदि समान परमाणु होते हैं तो उनका भार, आकार, रासायनिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म भी समान होते हैं। और अलग अलग तत्वों के अगर परमाणु होते हैं तो उनके भार, आकार वो सब क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो ये जो थी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की बात। अब अपने पास में दूसरा जो है वो है जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो देखिए जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है वो क्या कहता है। तो देखना, दूसरा जो मॉडल है वो लेते हैं हम जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। देखिए जो जे थॉमसन थे ये भी एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया? देखो, जो जे थॉमसन थे उनके अनुसार परमाणु की व्याख्या कर रहे हैं सब वैज्ञानिक। जो परमाणु है वह 10⁻⁻⁻ मीटर परास का एक धनावेशित गोला है। धनावेशित गोला होता है। देखिए परमाणु जो है 10⁻⁻10 मीटर परास के आकार का धनावेशित क्या होता है? गोला होता है। इसके अंतर्गत जो है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चारों ओर वितरित रहते हैं। इसके अंतर्गत ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चारों ओर वितरित रहते हैं। कैसे? कि जो परमाणु है ये 10⁻⁻10 मीटर आकार का एक गोला होता है जो कि धनावेशित है, और इसके अंतर्गत जो है चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है ऋणावेशित वितरित होते हैं। इस सिद्धांत की जो तुलना है, मॉडल की तुलना जो है बूंदी के लड्डू से, तरबूज से, क्रिसमस केक से की गई है। क्रिसमस केक से की गई है। इस मॉडल को मुख्यतः जो है प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इस मॉडल को क्या कहते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो आपने देखा कि जो जे थॉमसन है उन्होंने इस परमाणु को बताया कि परमाणु जो है 10⁻⁻10 मीटर आकार के गोला होता है, धनावेशित। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वितरित रहते हैं
ये इसे मुख्यतः प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। यह मुख्यतः तरबूज से, बूंदी के लड्डू से इसकी तुलना की गई है। जिस प्रकार से बूंदी का जो लड्डू बाहर से गोल होता है और उसके अंदर जो बूंदी होती है वही इलेक्ट्रॉन माने जा सकते हैं। तरबूज जो होता है बाहर से गोल है, उसका का लाल भाग, और जो उसके अंदर बीज होते हैं वो मुख्यतः इलेक्ट्रॉन माने जा सकते हैं। ये जो बात है जे थॉमसन ने पहले कर दी थी। अब हमारे पास में जो अगला मॉडल है वो है स्वर्ण पत्र प्रयोग। देखिए जो स्वर्ण पत्र प्रयोग है वो किसने दिया था? स्वर्ण यानी सोना, पत्थर यानी अपने एक पतली झिल्ली के रूप में मानेंगे। यहां पर जो अपने पास में स्वर्ण पत्र प्रयोग है वो क्या कहता है कि इस वैज्ञानिक ने, मतलब सबसे पहले बात करें कि जो स्वर्ण पत्र प्रयोग है यह किसने दिया था। देखिए जो स्वर्ण पत्र प्रयोग है वह रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। यानी सबसे पहले वाला तो दिया था डाल्टन ने, इसके बाद किसने दिया था? जे थॉमसन ने। फिर इसके बाद किसने दिया था? रदरफोर्ड ने दिया था। देखो जो रदरफोर्ड था, यानी हम यहाँ क्या लिख सकते तीसरा, रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। यह जो प्रयोग है परमाणु मॉडल का मुख्यतः रदरफोर्ड वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया। देखो सन 1911 की बात थी, सन 1911 की बात थी। रदरफोर्ड जो था और उसके जो शिष्य थे वो परमाणु मॉडल के पर क्या कर रहे थे? प्रयोग कर रहे थे। सन 1911 में रदरफोर्ड तथा उसके जो शिष्य थे परमाणु मॉडल पर प्रयोग कर रहे थे, और उसमें से कौन सा पर प्रयोग करते हैं? स्वर्ण पत्र पर। देखो इन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड तथा उनके शिष्य सन 1911 में एक सोने की पतली झिल्ली ली। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक सोने की पतली झिल्ली ली, और सोने की पतली झिल्ली लेकर के इन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली झिल्ली ली और इसके चारों उन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड का वर्ताकार लेपन कर दिया। देखिए रदरफोर्ड तथा उसके शिष्यों ने सन 1911 में स्वर्ण पत्र प्रयोग किया, और उनके अनुसार उन्होंने क्या किया, एक सोने की पतली झिल्ली ली जिसके चारों उन्होंने जिंक सल्फाइड का वर्ताकार लेपन कर दिया। सोने की पतली झिल्ली लेकर इन्होंने क्या किया, अल्फा जो कण होते हैं उच्च ऊर्जा वाले उन्होंने अल्फा कणों की क्या करवाई, बौछार करवाई। उन्होंने उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की बौछार करवाई, जिसको मुख्यतः बमबारी भी कह सकते हैं। जैसे ही उन्होंने अल्फा कणों की बौछार करवाई तो जो सोने की पतली झिल्ली थी उससे अल्फा कण क्या हुए, टकराए, और टकरा करके वहां पर जो था एक फ्लैश उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, एक फ्लैश उत्पन्न हुआ, एक चमक उत्पन्न हुई, और उसके आधार पर इन्होंने कई प्रेक्षण निकाले। देखिए रदरफोर्ड और उनके शिष्यों ने एक सोने की पतली झिल्ली ली, और सोने की पतली झिल्ली लेकर के इसके चारों ओर जिंक सल्फाइड का वर्ताकार लेपन कर दिया, और इन्होंने क्या किया, उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की क्या करवाई, बौछार करवाई, जिससे जैसे ही अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से टकराए तो वहां पर उन्होंने चमक देखी, और उस चमक के आधार पर इन्होंने क्या निकाले, प्रेक्षण निकाले। अब कौन कौन से प्रेक्षण इन्होंने निकाले? देखो पहला प्रेक्षण जो इन्होंने निकाले थे कि अधिकांश जो अल्फा कण हैं वह सोने की पतली झिल्ली को पार करके सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश जो अल्फा कण है वह सोने की पतली झिल्ली को पार करके सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश जो अल्फा कण है, भाई अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली को पार करके सीधे निकल गए, और कुछ अल्फा कण अपने अंश कोणों से क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। और 20,000 में से एक अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से टकराता है और ये वापस आ जाता है। देखो सबसे पहले हमने क्या नियम निकाला, प्रेक्षण निकाला कि अधिकांश जो अल्फा कण है वह सोने की पतली झिल्ली से टकराते हैं और टकरा करके अधिकांश अल्फा कण है जो सोने की पतली झिल्ली से टकराते हैं और सीधे ही निकल जाते हैं।
ये था पहला उनका परीक्षण। दूसरा परीक्षण उन्होंने क्या निकाला कि कुछ अल्फा जो कण हैं, कुछ जो अल्फा कण हैं अपने कोण से क्या हो जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। यानी जो सीधे जा रहे थे वो अपने कोण पर क्या हो जाते हैं, थोड़े से विक्षेपित हो जाते हैं, घूम जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। और 20,000 यानी बहुत सारे अल्फा कण गए थे, उनमें से 20,000 जो अल्फा कण हैं उसमें से एक अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से टकरा करके वापस आ जाता है। और वह मुख्यतः 180 डिग्री का जो कोण होता है, 180 डिग्री का कोण क्या होता है, सीधे, बिल्कुल सीधा होता है 180 डिग्री का कोण, तो ये भी सीधे जाता है और सीधे ही वापस आ जाता है, तो ये 180 डिग्री के कोण से वापस आ जाता है। तो ये बात उन्होंने परीक्षण के आधार पर निकाली। हमने क्या बोला कि रदरफोर्ड तथा उसके शिष्यों ने सोने की पतली झिल्ली ली और उस पर उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण की बौछार करवाई, और जैसे ही उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कण थे सोने की पतली झिल्ली से टकराए, तो सोने की पतली झिल्ली से टकरा करके वहां पर क्या हुआ, एक चमक उत्पन्न हुई। और सोने की जो पतली झिल्ली थी उसके चारों ओर उन्होंने क्या कर दिया, एक जिंक सल्फाइड का वर्ताकार लेपन कर दिया। और सोने की पतली झिल्ली से जैसे ही उच्च ऊर्जा के अल्फा कण क्या हुए, टकराते हैं, तो वहां पर एक चमक उत्पन्न होती है। और उस चमक के आधार पर जो है उन्होंने कुछ प्रेक्षण निकाले। प्रेक्षण में पहला पॉइंट क्या दिया कि अधिकांश जो अल्फा कण है इस सोने की पतली झिल्ली से टकराते तो हैं, लेकिन ये टकरा करके वापस नहीं आते हैं, ना ही कुछ अंश कोण से विक्षेपित होते हैं, ये सीधे के सीधे ही निकले जाते हैं। दूसरा क्या बताया कि जो कुछ अल्फा कण हैं अपने कोण से विक्षेपित हो जाते हैं, यानी जो उनका कोण बन रहा है वहां से वो सीधे न जा करके अपनी दिशा के अंदर घूम जाते हैं। तीसरा उन्होंने क्या बताया कि जो 20,000 अल्फा कण थे, यानी एक साथ जो 20,000 अल्फा कण जा रहे थे उनमें से सिर्फ एक अल्फा कण, बाकी अल्फा कण तो सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण अंश कोण से विक्षेपित हो गए। उनमें से जो एक अल्फा कण था, उच्च ऊर्जा वाला जो एक अल्फा कण था, भाई सोने की पतली झिल्ली से तो टकराया, लेकिन टकरा करके ना तो सीधा गया ना ही अपने अंश कोण से विक्षेपित हुआ, यह सीधा जाकर के वापस उसी दिशा में आ गया। इसका क्या रीजन था वो देखते हैं। यह सीधा जाकर के वापस अपनी दिशा के अंदर आ गया। तो ये थे इसके प्रेक्षण। अब इन प्रेक्षणों के आधार पर उन्होंने अपने कुछ निष्कर्ष पे निकाले। उन्होंने अपने क्या निष्कर्ष निकाले, पहला जो निष्कर्ष था उन्होंने क्या दिया, रदरफोर्ड का जो पहला निष्कर्ष था उन्होंने क्या दिया कि जो अधिकांश अल्फा कण होते हैं वो सीधे निकल जाते हैं। उसका क्या रीजन है, देखो ये जो परमाणु होता है इसका जो अधिकांश भाग होता है वह क्या होता है, खोखला होता है। तो इस अधिकांश भाग खोखला होता है, इसी के कारण से यहाँ पर जो कुछ अल्फा कण थे वो स्टोर नहीं हो पाए, रुक नहीं पाए। तो इन्होंने क्या निष्कर्ष दिया, पहला कि अधिकांश जो अल्फा कण हैं जो सीधे निकले थे उनका रीजन क्या है, क्योंकि परमाणु का अधिकांश जो भाग है वो क्या होता है, खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, इसी के कारण से इसके अंतर्गत अधिकांश अल्फा कण जो है सीधे निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कणों का अंश कोण पे विक्षेपित होने का क्या मतलब था, क्योंकि वहां पर जो होता है परबल प्रतिकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, परबल प्रतिकर्षण बल लगता है। ये इन्होंने अपने इस परमाणु मॉडल के अंदर स्वर्ण जो पत्र प्रयोग था उसके अंदर निष्कर्ष निकाले। तो ये था रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। इसके बाद उन्होंने अपने इस नियम के आधार पर कुछ बातें बताई परमाणु के बारे में, जिन्हें मुख्यतः रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के नाम से जाना गया। इन्होंने कुछ बातें बताई जिन्हें मुख्यतः रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल था उसके बारे में जाना गया। तो देखिए हम यहाँ पर बात करते हैं तीसरे पॉइंट में। पहला पॉइंट जो है स्वर्ण पत्र प्रयोग हो गया। इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है
रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। देखिए रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था उन्होंने क्या बताया, जिस तरीके से सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह विभिन्न कक्षाओं में अपना चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार जो परमाणु है जो अधिकांश भाग खोखला है उसके अंतर्गत भी इलेक्ट्रॉन जो है अपने चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। जो परमाणु होता है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि हमारे इस पृथ्वी के अंदर या हमारे जो इस ग्रह के अंदर माने हम, तो जिस तरीके से सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार इस परमाणु के अंदर भी विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो इन्होंने इस मॉडल को जो है एक नाम दिया था सौर मॉडल का प्रतिरूप। क्या नाम दिया था? सौर मॉडल। देखो सौर मॉडल यानी सौर मंडल। जिस तरीके से सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में यानी अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार जो परमाणु होता है उसके अंतर्गत भी इलेक्ट्रॉन जो है अलग अलग कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इस मॉडल को उन्होंने क्या नाम दे दिया था? सौर मॉडल का प्रतिरूप। ये रदरफोर्ड के द्वारा ही दिया गया था। इसकी जो तुलना है सौर मंडल से की गई थी। इस तरीके से ग्रह जो चक्कर काट रहे होते हैं सौर मंडल के, उसी प्रकार जो अपने पास में परमाणु है उसमें भी जो कक्षाएं हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्होंने इसको क्या बोल दिया था? सौर मॉडल का प्रतिरूप कहा था। तो ये हमारे पास में रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल तैयार हो जाता है। इसके आधार पर जो हमने है सबसे पहले कौन कौन से देखे? सबसे पहले हमने देखा था कौन सा? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य कण है। एक ही तत्व के परमाणु का परमाणु भार, गुणधर्म, आकार सब समान होता है। अलग अलग तत्वों के परमाणु भार, आकार, गुणधर्म अलग अलग होते हैं। दूसरा हमने देखा था थॉमसन का। तो जेरे थॉमसन के द्वारा परमाणु का जो आकार है 10⁻⁻10 है। 1 मीटर का धनावेशित गोला होता है। इसके अंदर है चारों ओर इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित वितरित रहते हैं। इसे प्लम मॉडल भी कहते हैं। इसके बाद तीसरा था रदरफोर्ड का स्वर्णपत्र प्रयोग। इसके अनुसार सन 1911 में रदरफोर्ड और उनके शिष्य एक सोने की पतली झिल्ली पर प्रयोग कर रहे थे। तो सोने की पतली झिल्ली पर उन्होंने प्रयोग करते हुए एक उच्च ऊर्जा वाले अल्फा कणों की बौछार करवाई, जिससे क्या हुआ? अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से टकराए और वहां पर उन्हें एक चमक उत्पन्न की। और उसके जो पहले प्रयोग कराने से पहले उन्होंने क्या कर दिया? चारों जिंक सल्फाइड का वर्ताकार लेपन कर दिया था। जैसे ही ऊर्जा वाले अल्फा कण सोने की पतली झिल्ली से टकराते हैं तो वहां पर एक फ्लैश उत्पन्न होती है और उस फ्लैश के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले, प्रेक्षण निकाले। उनमें से पहला प्रेक्षण क्या था कि जो अधिकांश जो अल्फा कण है वह सोने की पतली झिल्ली से टकराते हैं और टकराकर ही सीधे ही निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण जो है अपने कोण से क्या हो जाते हैं? विक्षेपित हो जाते हैं। और अधिकांश जो अल्फा कण है वो क्या होते हैं? निकल जाते हैं। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हो जाते हैं और 20,000 में से एक अल्फा कण है जो सीधे टकरा करके वापस 180 डिग्री के कोण से आ जाता है। इसका जो निष्कर्ष था उन्होंने क्या निकाला कि अधिकांश जो अल्फा कण है वो निकल जाते हैं। इसका रीजन है कि क्योंकि जो अपने पास जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग खोखला होता है। कुछ अंशकोण से विक्षेपित हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर प्रबल प्रतिकर्षण बल लगता है। उसके आधार पर उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया? परमाणु मॉडल भी प्रस्तुत किया। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौर मॉडल का प्रतिरूप कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सौर मंडल में सूर्य की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगा रहे ग्रह, इसी प्रकार हमारा जो परमाणु है इसमें भी इलेक्ट्रॉन जो है अन्य कक्षाओं में चक्कर विभिन्न कक्षाओं में जो चक्कर लगा रहे हैं, तो इसे सौर मॉडल का प्रतिरूप कहते हैं। इसी के साथ हमारे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पूरा होता है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है नील्स बोर का परमाणु प्रतिरूप, जो हम इसका जो अध्ययन है अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।